हेलो स्टूडेंट्स, मैं आकिब जावेद। आज के क्लास अपने द कोर द कंसेप्ट क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के क्लास के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं केंद्रीय उद्गार से निर्मित स्थलाकृतियां। कल हम देख रहे थे कि वोल्केनिक जो प्रोसेस हो रहा है उससे कुछ आकृति का निर्माण हो रहा है, कुछ टोपोग्राफी का निर्माण हो रहा है, कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण हो रहा है। तो उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। तो प्रीवियस क्लास के अंतर्गत हमने देखा कि दरारी उद्गार से किन प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण हो रहा है। तो महाद्वीपीय पठार या महाद्वीपीय क्रस्ट के रूप में शांत दरारी उद्गार प्रकार से जो ज्वालामुखी की प्रक्रिया हो रही है उनका निर्माण हो रहा है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आकिब जावेद। आज के क्लास द कोर द कंसेप्ट क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के क्लास के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं केंद्रीय उद्गार से निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में। कल के क्लास यानी कि प्रीवियस क्लास में हमने दरारी उद्गार से निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ा था और देखे थे हमने कि किस तरह से महाद्वीपीय पठार या महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण हो रहा है। चूँकि आज के क्लास के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं केंद्रीय उद्गार से निर्मित स्थलाकृतियाँ, तो सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ समझ लेना चाहिए कि जब भी केंद्रीय उद्गार होगा तो विस्फोट की प्रक्रिया होगी। ठीक है, तो केंद्रीय उद्गार के लिए जब भी ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृति का निर्माण होता है, जब भी केंद्रीय उद्गार होगा और उससे जो स्थलाकृति बनेगी यानी ज्वालामुखी से निर्मित जो स्थलाकृति बनेगी उसका आकार जो होता है शंकु की तरह होता है। कुछ इस तरह का आकार का निर्माण होता है, शंकु के आकार का निर्माण होता है। यह चीज़ तय है कि जब भी केंद्रीय उद्गार होगा तो उससे निर्मित जो स्थलाकृतियाँ होंगी उसके आकार जो होगी, उसकी जो आकृति होगी वो शंकु की समान होगी। इसलिए हम इसे कहते हैं कि ज्वालामुखी शंकु। जो भी स्थान का निर्माण होगा उसको बोलते हैं ज्वालामुखी शंकु, क्योंकि इसका उद्गार केंद्रीय उद्गार से उसका निर्माण हुआ है। एक चीज़ और देखने वाला है कि इस जो शंकु का निर्माण होता है इसमें दो चीज़ सामान्यतः भाग लेते हैं इसके निर्माण के लिए। एक तो लावा और दूसरा राख। क्योंकि जब ज्वालामुखीय प्रक्रियाएं होती है तो उस समय दो तरीके से उसके मुख से ज्वालामुखी के मुख से दो प्रकार के पदार्थ बाहर आते हैं। एक तो लावा होता है जो क्षारीय हो सकता है या एसिडिक हो सकता है, अम्लीय हो सकता है या माध्यमिक हो सकता है या अति क्षारीय हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सिल्सिक हो सकता है। और दूसरा जो पार्ट निकलता है वो कहलाता है राख। इन दोनों के द्वारा ज्वालामुखीय शंकु का निर्माण होता है। जितने भी प्रकार के शंकु हैं, जितने भी प्रकार के हम शंकु पढ़ने वाले हैं उनमें इन्हीं दो प्रकार से शंकु का निर्माण होता है। इनका अनुपात ज़्यादा या कम हो सकता है। हो सकता है कि किसी ज्वालामुखीय शंकु में राख का अनुपात सबसे ज़्यादा हो और किसी ज्वालामुखी शंकु में लावा का अनुपात रेशियो सबसे ज़्यादा हो। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एकदम से कोई ज्वालामुखी शंकु का निर्माण हुआ हो और उसमें सिर्फ एक पदार्थ से निर्माण हुआ हो, केवल लावा से निर्माण हुआ हो या केवल राख से निर्माण हुआ हो। ये संभव नहीं है। उसकी अनुपात काफ़ी ज़्यादा या काफ़ी कम हो सकता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि सिर्फ लावा से निर्माण होगा या उसके राख से निर्माण होगा। तो अब हम इसको केंद्रीय उद्गार से निर्मित जो स्थलाकृतियाँ हैं उनके प्रकार देखते हैं और देखते हैं कि उनका उद्गार कैसे हुआ है, उनकी ऊंचाई, उनकी ढाल की तीव्रता कैसे निर्धारित होती है। तो सबसे पहला जो केंद्रीय उद्गार से निर्मित स्थलाकृति उससे बोलते हैं सिंडर कोन। सिंडर कोन कहलाता है यह। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं हिंदी में सिंडर शंकु। दूसरा जो कहलाएगा वो कहलाएगा परतदार शंकु या कंपोजिट शंकु या कंपोजिट कोन। कंपोजिट कोन दूसरे प्रकार का ये है। तीसरे को हम बोल सकते हैं पैरासिटिक कोन या परिपोषित शंकु। और दूसरा जो होगा उसे हम अम्लीय शंकु कह सकते हैं, अम्लीय शंकु। ये चार प्रकार के आकृतियों का निर्माण होता है।
किसके द्वारा? तो केंद्रीय उद्गार से निर्मित जो स्थलीय क्रिया होती हैं ये 4 प्रकार की होती हैं। सिंडर शंकु, परतदार शंकु या कंपोजिट शंकु, पैरासिटिक कोन या अम्लीय शंकु। चूंकि यहाँ पे एक चीज तय है कि शंकु का निर्माण होगा, तो सबसे पहले देखते हैं कि सिंडर शंकु में कौन कौन सा चीज भाग लेता है। हम पहले ही हमको पता है कि या तो लावा होगा, या तो राख होगा, या दोनों होंगे, या ये हो सकता है कि दोनों में से किसी का रेशियो जो है काफ़ी ज़्यादा हो सकता है या किसी का रेशियो काफ़ी कम हो सकता है। तो सिंडर शंकु हम सामान्यतः कह सकते हैं कि यह राख से बना होता है। एक वर्ड लगा देते हैं, यह सामान्यतः राख का बना होता है, राख का बना होता है। और ये भी कह सकते हैं कि अल्प मात्रा में, काफ़ी कम मात्रा में, अल्प मात्रा में लावा उपस्थित होता है। इस तरीके का जो शंकु होगा, हमें पता है कि लावा जो है अगर गाढ़ा है उसका घनत्व जो है ज़्यादा है, सिलसिक होगा और गाढ़ा होगा, और जितना गाढ़ा होगा उतना ही जल्दी वो ठंडा होगा या जमेगा, उसका जो जमना होगा ठंडा होगा, जम जाएगा। या यूँ कहें कि सिलिका की मात्रा ज़्यादा होने के कारण वो ज़्यादा दूर तक विस्थापित नहीं होगा, उसका विस्थापन ज़्यादा दूर तक नहीं होगा, उसका बहाव ज़्यादा दूर तक नहीं होगा। किसी भी गाढ़े चीज़ का बहाव ज़्यादा दूर तक नहीं हो पाता है। अगर वही तनु हो, पतला हो, या हम कह सकते हैं कि बेसिक हो, क्षारीय हो, यदि लावा क्षारीय होगा तो उसका बहाव दूर तक होगा। तो इससे जो निर्मित स्थलाकृति होगी उसका जो ऊंचाई होगा वो कम होगा। हम देख रहे हैं यहाँ पे, अगर इसको हम मान लेते हैं सिंडर शंकु मान लेते हैं, सिंडर कोन मान लेते हैं, तो हम देख रहे हैं कि इसकी ऊंचाई जो है कम है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से लावा वगैरह बाहर आएगा। ठीक, तो जब राख से किसी शंकु का निर्माण होता है, सामान्यतः जब राख से किसी शंकु का निर्माण होता है, यदि अल्प मात्रा में लावा है भी तो उसकी वो क्षारीय है, तो उसके कारण जो होता है उसकी ऊंचाई कम होगी। हम कह सकते हैं कि उसकी ऊंचाई कम होगी, और इसका ढाल जो होगा क्या होगा? ढाल जो होगा मंद होगा, ढाल मंद होगा। 4 चीज़ें हैं सिंडर शंकु के बारे में। सिंडर शंकु के बारे में 4 चीज़ें हैं। यह सामान्यतः राख का बना होता है, अल्प मात्रा में लावा हो सकता है, इसकी ऊंचाई कम होगी क्योंकि राख का बना हुआ है, और तीसरा जो है, चौथा जो है, इसका ढाल मंद होगा। ये जो ढाल है, स्लोप जो है इसका मंद होगा, तीव्र नहीं होगा, यह खड़ा नहीं होगा, बहुत सामान्य होगा। अब देखते हैं परतदार शंकु, कंपोजिट शंकु। सभी प्रकार के शंकुओं में, सभी प्रकार के ज्वालामुखी शंकु में इसकी ऊंचाई जो होती है सर्वाधिक होती है, इसका जो ढाल होता है वो सर्वाधिक होता है। यह जो है लावा और राख के एक बेहतर अनुपात से मिलकर बना होता है। एक लेयर लावा, उसके बाद एक लेयर राख, फिर एक लेयर लावा, एक लेयर राख। इससे होता क्या है कि इसकी ऊंचाई बढ़ते जाती है, और इसी के कारण ये जो है, यह सामान्यतः राख ऊंचाई सर्वाधिक, हम लिख सकते हैं ऊंचाई सर्वाधिक, और ढाल जो होता है इसका तीव्र होता है। अब देखते हैं कैसे, इसको आप देख चुके हैं। अगर हम इसको एक फिगर के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं ज़्यादा इसको बेहतर तरीके से, अगर इसको हम मान लेते हैं कि ये कंपोजिट शंकु, इसके तुलना में हम देख रहे हैं कि इसकी ऊंचाई सर्वाधिक है। परतदार शंकु या कंपोजिट शंकु की ऊंचाई सर्वाधिक है, क्योंकि इसका जो लेयर है, एक लेयर जो है लावा से बना हुआ है और दूसरा लेयर जो है राख से बना हुआ है। ऐसे हम राख और लावा को ऐसे कर देते हैं ताकि लगे कि कोई परत से बना हुआ है। ये वाला लेयर जो है मान लेते हैं लावा है, ये वाला लेयर जो है राख है। तो जब भी राख ये जो ऊंचाई ढाल राख और लावा दोनों से बना होता है, लावा दोनों से। तो हम जब भी किसी भी स्थान पे अगर कोई ज्वालामुखीय शंकु देखते हैं और ये कोई कहे या कोई बताए कि इसमें राख और लावा दोनों का अनुपात बेहतर है,
तो इसकी ऊंचाई जो होगी सर्वाधिक होगी, ये तय है। क्योंकि एक लेयर लावा हो गया, लावा के ऊपर फिर से राख का एक परत बन गया, फिर राख के ऊपर से एक लेयर लावा बन जाएगा। तो इस तरीके से इसकी जो ऊंचाई होगी वो सर्वाधिक होगी, इसका ढाल जो होगा वो तीव्र होगा, और इसका जो अनुपात होगा राख और लावा का ये बेहतर होगा, सामान्य होगा। अब तीसरे प्रकार का शंकु देखते हैं। तीसरे प्रकार का शंकु होता क्या है कि ये दोनों में से किसी भी प्रकार का हो सकता है। दोनों में से सामान्यतः जो हम कह सकते हैं कि कंपोजिट शंकु का ही एक रूप है पैरासिटिक कोन, या ठीक है। तो असल में नाम से ही पता चलता है परिपोषित शंकु, यानी कि पैरासिटिक कोन। इसका क्या मतलब हुआ कि जब कभी भी परतदार शंकु में या किसी शंकु के ज्वालामुखीय नली में, यानी ये वाला नली जाम हो जाए, भर जाए, या उसमें जो है ज्वालामुखी शंकु जो लावा है वो ठंडा हो जाए, या किसी भी तरीके से ये यहाँ से लावा अंदर ना निकल पाए, बाहर ना जा पाए, तब हम कहते हैं कि यहाँ जो निर्माण होगा और जिस शंकु का निर्माण होगा, हम इसको इस तरीके से बना लेते हैं बेहतर है, तो एक अलग मुख का निर्माण होता है। लावा जो है कहीं से निकलने लगता है, मुख भाग से नहीं निकलकर, यहाँ से नहीं निकलकर, क्योंकि लावा निकलने का इसका मुख्य भाग कौन सा है, ये वाला है, यानी ज्वालामुखी नलिका जो होती है उसका मुख्य भाग है। ये भाग जो हो गया जाम, इसके जाम हो जाने के कारण, भर जाने के कारण, क्योंकि दबाव लगता है अंदर से, लावा दबाव लगाएगा तो कहीं ना कहीं लावा को बाहर निकलना है। तो जब लावा अपने मुख्य मार्ग को छोड़कर किसी अन्य मार्ग को अपनाता है, क्या होता है, परतदार शंकु के अंतर्गत उसके मुख्य भाग में लावा के जम जाने के कारण, जब लावा अपने मुख्य भाग से ना होकर किसी अन्य स्थान से निकलने लगे, यहाँ से निकलने लगे, इन भागों से निकलने लगे, तो इस तरीके का जो पैरासिटिक कोन होगा, जिस तरीके का जो शंकु होगा वो पैरासिटिक कहलाएगा या परिपोषित शंकु कहलाएगा। ये चीज़ हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पे समझ लेना जरूरी है, बताना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इतना जोड़ कर देखना चाहिए कि कैसे जो है सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं। अगर आपसे मैं पूछूं कि पैरासिटिक कोन जो है किस प्रकार के चट्टान से मिलकर बने होते हैं, या हम कहें कि ये जो सिंडर शंकु है या परतदार कंपोजिट है या पैरासिटिक कोन है, ये किस प्रकार के चट्टान से मिलकर बने होते हैं, कैसे चट्टान होते हैं, तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये ना सेडिमेंट्री है और ना मेटामॉर्फिक है, ना कयांत्रित है और ना अवसादी चट्टान है। जब भी ज्वालामुखीय प्रक्रिया के द्वारा, लावा के द्वारा किसी चट्टान का निर्माण होता है तो वो चट्टान आग्नेय चट्टान कहलाता है। यानी कोई भी ज्वालामुखी शंकु हो तो सामान्यतः वो आग्नेय चट्टान से ही उसका निर्माण हुआ है। तो जितने भी प्रकार के शंकु हैं, इनमें जो अधिकांश भाग हैं वो आग्नेय चट्टान का हो सकता है। हो सकता है कि उसमें मेटामॉर्फिक चट्टान हो, क्योंकि हमें यह भी पता है कि अत्यधिक तापमान के कारण कोई भी चट्टान, चाहे सेडिमेंट्री हो या इग्नियस रॉक हो, वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाता है। लेकिन सामान्यतः ज्वालामुखीय शंकु जो है उनका निर्माण जो होता है, उनका निर्माण लावा के द्वारा होता है, और हम कह सकते हैं कि ये आग्नेय चट्टान से इनका निर्माण हुआ है। अब हम चौथे प्रकार का अम्लीय शंकु देखते हैं। नाम से ही पता चलता है कि अम्लीय है, सिल्सिक है, इसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा है, तो सीधा सी बात है कि इसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा होगी और राख की मात्रा कम होगी। ये चीज़ तय है, ये होना है। अम्लीय शंकु नाम से ही पता चलता है कि ये सिल्सिक है। इसका कैसे, क्योंकि एक चीज़ हम यहाँ से देख रहे थे कि जब भी ज्वालामुखीय शंकु का निर्माण हो रहा है, अगर उसमें लावा और राख का सही अनुपात हो तो उसकी ऊंचाई ज़्यादा होगी, अन्यथा किसी भी सिचुएशन में उसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं होने वाली, चाहे क्यों ना वो सिर्फ राख से बना हो या चाहे क्यों ना सिर्फ अम्ल से बना हो।
उसकी ज़्यादा ऊंचाई नहीं होगी। अम्लीय होने के कारण ये ज़्यादा दूर तक फैल नहीं पाएगा, इसका बहाव ज़्यादा दूर तक नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिलिका की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, सिल्सिक है। जब ये ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा तो यहाँ जो निर्माण होगा ये एक गुंबदाकार होगा। अम्लीय शंकु किस प्रकार का आकार बनाएगा? गुंबदाकार, गुंबद के आकार का, गुंबद के आकार का। लावा निकला यहाँ से, तुरंत जम गया, तुरंत ठंडा हो गया, क्योंकि उसका बहाव ज़्यादा नहीं है। इसलिए जो अम्लीय होगा उसका आकार जो होगा गुंबद के आकार का होगा। तो ज्वालामुखीय शंकु के अंतर्गत या ज्वालामुखीय आकृति के अंतर्गत हम स्टार्ट किए थे। हमने देखा कि दो प्रकार की ज्वालामुखीय आकृतियां हैं। एक जो है इंट्रूसिव हो सकती है, यानी कि पृथ्वी के अंदर की परतों में जो लावा के द्वारा कुछ आकृतियों का निर्माण हो सकता है, और कुछ आकृति ऐसे हैं जो लावा के द्वारा बाहर आते हैं, लावा बाहर आते हैं और उनके द्वारा स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ। तो एक्सट्रूसिव यानी कि बाह्य स्थलाकृतियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। प्रीवियस क्लास के अंतर्गत हमने देखा था कि दरारी उद्गार से जो निर्मित स्थलाकृतियां हैं उनके बारे में पढ़ें। आज के क्लास के अंतर्गत हमने अब तक जो पढ़ा केंद्रीय उद्गार से निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ा। अब जो नेक्स्ट क्लास है या नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो चीज़ है या जो उसके हम पढ़ेंगे या जो विषय है उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, यानी कि एक्सट्रूसिव आंतरिक स्थलाकृतियाँ क्या है। लावा के द्वारा जो अंदर की परतों में जिस तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है उनका क्या आकार है, क्या आकृति है, उसको पढ़ेंगे। लेकिन उससे भी पहले एक चीज़ हम देख लेते हैं, ये नाम कुछ बार बार एग्जाम्स में पूछ लेता है, इम्पोर्टेंस भी है। जब भी किसी ज्वालामुखीय शंकु का निर्माण होता है तो उसके शीर्ष पर एक बेसिन टाइप का कुछ गोल आकृति का निर्माण होता है, उसके मुख में गोल समतुल्य आकृति का निर्माण होता है, और इसकी जब आकार में वृद्धि होती है तब यह क्या कहलाता है? इसको हम क्रेटर बोलते हैं। यानी हम सामान्यतः कह सकते हैं कि ज्वालामुखी का जो मुख है, ज्वालामुखी का जो ऊपरी मुख है वो क्या कहलाता है? क्रेटर कहलाता है। लेकिन जब ज्वालामुखीय प्रक्रिया लगातार हो रही हो, या तो एक्टिव वोल्केनो हो सकता है या डोर्मेंट वोल्केनो हो सकता है, तो जब विस्फोट के साथ प्रक्रिया होती है तो इसके भाग टूटते हैं और इसका मुख जो है बड़ा हो जाता है। उसी ज्वालामुखी का मुख जो है बड़ा हो जाएगा। तो सामान्यतः यदि ज्वालामुखी का मुख है तो उसे हम कहते हैं क्रेटर है, लेकिन जब इसका मुख बड़ा हो जाता है यानी क्रेटर का ही जो वृहद रूप है वो कहलाता है कैल्डेरा। दो चीजें हमें देखनी थी यहाँ पे, एक तो आकृति देख लिए और सामान्यतः ये वर्ड आते हैं क्रेटर और कैल्डेरा। कैल्डेरा क्या है? तो एक छोटा रूप है ज्वालामुखी आकृति का। ज्वालामुखी शीर्ष जो है, जो ज्वालामुखी का जो शीर्ष है, जो बनावट है, उसका एक छोटा रूप क्रेटर है, और उसी का जब बड़ा रूप सामने आता है तो उसको हम कैल्डेरा कहते हैं। तो अब जो हम क्लास के अंतर्गत कवर करेंगे, आज के क्लास के अंतर्गत अभियांत्रिक स्थलाकृतियों के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार से अभियांत्रिक स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है, कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो अभियांत्रिक स्थलाकृतियों के प्रकार पढ़ने से सामान्यतः उसको 6 या 7 प्रकार से हम पढ़ सकते हैं। एक तो पहला जो प्रकार होता है बैथोलिथ कहलाता है, दूसरा जो है फैकोलिथ, लैकोलिथ, लैपोलिथ, सील, सीट या डाइक। इस प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण जो है अभियांत्रिक यानी कि ज्वालामुखी द्वारा निर्मित अभियांत्रिक स्थलाकृतियाँ जो है, इंट्रूसिव टोपोग्राफी जो है वो इतने प्रकार के हो सकते हैं। इंट्रूसिव टोपोग्राफी क्या कहलाता है? ये कहलाएगा अभियांत्रिक स्थलाकृतियाँ। आपको पता होना चाहिए कि जियोमॉर्फोलॉजी का क्लास जो है, भू आकृतिक विज्ञान का जो क्लास है खत्म होने वाला है। आज
आज के बाद एक और नेक्स्ट क्लास होगा जिसके अंतर्गत हम ओरोजेनी पढ़ेंगे, यानी कि पर्वत रचना पढ़ेंगे। पर्वत रचना के बाद जियोमॉर्फोलॉजी का क्लास हमारा समाप्त होगा और उसके बाद हम क्लाइमेट पढ़ने वाले हैं, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे। क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत काफ़ी विस्तार से हम पढ़ने वाले हैं। लगभग 30 क्लास के अंतर्गत हमने जियोमॉर्फोलॉजी को कवर किया है। लगभग 30 से 35 क्लास हम लोग क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे। ये 2 चैप्टर मिलाकर ही लगभग आपके पास 60, 65, 70 क्लास तक लगभग हो सकते हैं। सिर्फ 2 चैप्टर हैं। अभी हमें ओशियोनोलॉजी पढ़ना है। ओशियोनोलॉजी के बाद यदि संभव रहा तो सोयल को हम इसी में पढ़ेंगे, नहीं तो हम उसको इन्वायरमेंट के अंतर्गत लाकर पढ़ेंगे। तो लगभग एक चीज़ यहाँ से आपको क्लियर कर देना चाहिए, या आपको पता है या मैं बार बार बताता रहा हूँ कि ये जो नेचुरल ज्योग्राफी का क्लास है, जो प्राकृतिक भूगोल का जो क्लास है, या फिजिकल ज्योग्राफी जिसे भौतिक भूगोल भी कहते हैं हम लोग, ये सामान्यतः ज्योग्राफी का कंसेप्ट क्लास है। इसमें आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं मिलता है। ये कंसेप्ट क्लास है, ज्योग्राफी का कंसेप्ट है। आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, आप यूँ मान लीजिए कि आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ लिए या इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लिए, आपको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई पढ़ाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना भी आसान हो जाएगा और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ना आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जियोमॉर्फोलॉजी बेहतर तरीके से पढ़ा है और आने वाला जो क्लाइमेटोलॉजी है, जैसे क्लाइमेटोलॉजी के अंदर टेम्परेचर कैसे डिसाइड होता है, एयर प्रेशर कैसे बनता है, जो एयर हैं उनका एक दूसरे से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण कैसे होता है, वर्षा कैसे होती है, चक्रवात, तूफान, सुनामी ये कैसे आते हैं, इन सब चीज़ों को हम क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे। अगर आप इन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाए हैं, अगर यदि आप गंभीर स्टूडेंट हैं तो आप उसको ज़रूर देखें, आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी और ये किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप अगर यदि एकेडमिक भी पढ़ रहे हैं तो नेचुरल ज्योग्राफी का ये आपके लिए बेहतर है। आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं किसी सब्जेक्ट के संदर्भ में, एकेडमिक व्यू से पढ़ रहे हैं तो भी आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप कम्पिटिटिव के व्यू से पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए सबसे बेहतर है। यदि आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए कवर कर रहे हैं तो पीटी और मेंस दोनों के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास चल रहा है या मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। तो अब जो हम कवर करेंगे उसको पढ़ेंगे इंट्रूसिव टोपोग्राफी, अभियांत्रिक स्थलाकृतियाँ। बस 10 से 15 मिनट के अंतर्गत इसको ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम ओरोजोनी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि अभियांत्रिक जो टोपोग्राफी है उसके अंतर्गत पहला बैथोलिथ, बैथोलिथ कहलाता है। इसको हिंदी में वही कहेंगे। दरअसल ये एक अंदर पृथ्वी के अंदर एक वृहद क्षेत्र में असमान तरीके से काफ़ी लंबा चौड़ा क्षेत्र होता है जो लावा के द्वारा, लावा के जमने से बना होता है। इसे समझना है। इसका क्षेत्र जो होता है विस्तृत होता है, विस्तृत क्षेत्र में होता है। इसका जो ढाल है, ढाल ज़्यादा तीव्र होता है, ठीक है। इसकी परत जो है असमान परतों से बना होता है, कोई लेयर नहीं है। यह परतदार है लेकिन इसमें कोई परतदार नहीं है, यह असमान है। असमान प्रकार के चट्टानों से या असमान प्रकार के परतों से बना हुआ है, यह बैथोलिथ कहलाता है। इस तरह का चट्टान काफ़ी बड़े मात्रा में जिसका विस्तृत क्षेत्र हो, असमान परतों में बटा हो, तो वो बैथोलिथ कहलाएगा। दूसरा देखते हैं, एक जो होता है कहलाता है फैकोलिथ, 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 बैथोलिथ, लोपोलिथ, लैकोलिथ, ये मिलती जुलती संरचना है, एक दूसरे से मिलती जुलती संरचना। इसमें थोड़ा सा अंतर है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये असमान परतों से बना होता है और इसकी ढाल तीव्र होती है, इसका विस्तृत क्षेत्र होता है। सबसे असमान परतों से बना होता है, ये परत में नहीं होता है। जिग जैग मोशन में हम कह सकते हैं। फैकोलिथ के अंतर्गत आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, सामान्यतः मुड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अपनति। आपको मालूम है अपनति, और ये वाला भाग कहलाता है अभिनति। जब यहाँ पे यानी कि मुड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में जब लावा अपनति के संदर्भ में आकर, क्षेत्र में आकर जम जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं,
या अभिनति के अंतर्गत मुर्दार पर्वतीय क्षेत्र में। फैकोलिथ के लिए क्या जरूरी है कि मुर्दार पर्वतीय क्षेत्र में हो, और कहाँ हो मुर्दार पर्वतीय क्षेत्र के, अपनति या अभिनति में जमा हुआ हो। तो ये जो दोनों क्षेत्र हैं ये जो हैं ये कहलाते हैं फैकोलिथ। इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए मुर्दार पर्वत का होना जरूरी है। बैथोलिथ के लिए क्या जरूरी था, बैथोलिथ के लिए जरूरी था कि वो असमान परतों में हो, असमान परतों में हो। और फैकोलिथ के लिए क्या जरूरी था कि मुर्दार पर्वतीय क्षेत्रों में या तो अभिनति के अंतर्गत हो या अभिनति के अपनति के अंतर्गत उसका जमाव हुआ हो। आप दो चीज देखें। अब देखते हैं लैपोलिथ। तीसरा हम कहें लैपो। ये देखिए सामान्यतः इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन अभियांत्रिक चट्टान है। आपको 3 दे दें ऑप्शन में, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, और 1 दे दें इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, तो आपको ये नाम यदि पता है तो आप उसको चूज कर सकते हैं। या आपसे ये पूछे कि निम्न में से कौन सा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक नहीं है, यानी कि अभियांत्रिक आग्नेय चट्टान नहीं है। 3 नाम ये दे दे और चौथा नाम कहीं बाहर से दे दे, किसी भी चट्टान का नाम डाल दे, कुछ भी डाल दे, तो आपको नाम पता होना चाहिए, नाम जानना जरूरी है। तो लैपोलिथ जो होता है वो बैथोलिथ के समान ही है, यानी कि पृथ्वी के आंतरिक परतों में यदि कोई इस प्रकार का आकृति हो, इस प्रकार का अवतल, इस प्रकार का कटोरे के समान का छिछला बेसिन हो। बेसिन क्या होता है, जहां अन्य जगहों से सामान्यतः धंसा हुआ क्षेत्र है, नीचे वाला क्षेत्र है, तो बेसिन कहलाता है। तो पृथ्वी के आंतरिक परतों में छिछला बेसिन का यदि कोई आकार का कोई आकृति है और इसके अंतर्गत जो है लावा का जमाव हो गया, तो वो कहलाएगा लैपोलिथ। कटोरे के समान का अवतल प्रकार का यदि छिछला बेसिन हो, अवतल प्रकार का, उसके अंतर्गत लावा का जमाव हो गया हो और ये परत में होता है, तो हम कहते हैं कि ये लैपोलिथ है। लैकोलिथ ठीक इसके अपोजिट है। लैकोलिथ का आकार ऐसे होगा, उत्तल प्रकार का होगा। ये कैसा है, इसका आकार अवतल टाइप का है और इसका जो होगा उत्तल टाइप का। हम कह सकते हैं कटोरे का समान या उल्टे कटोरे का समान, लेकिन ये बेहतर होगा अवतल प्रकार का, उत्तल प्रकार का एक बेहतर वर्ड है इसके लिए। तो उत्तल प्रकार के आकृति के अंतर्गत जब यहाँ पे लावा का जमाव होगा इन क्षेत्रों में, तो क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा लैकोलिथ। अब तक हमने 4 प्रकार की आकृति देखा। बैथोलिथ भी लगभग इसी तरह की आकृति है, लेकिन उसमें असमान परतों में बटा हुआ है, काफ़ी उसका विस्तृत क्षेत्र होता है। ये दोनों जो चीज़ है इसमें अंतर है कि इसका जो आकार होता है वो अवतल आकार का होता है, छिछला बेसिन होता है, इसमें जमा होता है। और लैकोलिथ जो है उसका जो आकार है वो उत्तल प्रकार का होता है, ठीक है, और इसमें जो है लावा का जमाव होता है। ये हो गया बैथोलिथ। फैकोलिथ जो था मुर्दार पर्वतीय क्षेत्रों से संबंधित था, और बैथोलिथ हम देख लिए, लैकोलिथ। अब जो सामान्यतः हम एक चीज़ और देखते हैं, सील और सीट के बारे में सुनते हैं। सील और सीट क्या है, आग्नेय चट्टान ही है। आप ऐसे फिगर से नॉर्मल इसको समझ सकते हैं कि यदि ये फिगर 2 मान लेते हैं, अगर इसको मान लेते हैं हम, ये सील का क्षेत्र है, ये सील कहलाएगा और ये सीट कहलाएगा, ठीक है। इसको ऐसे मान लेते हैं अलग है। सील और सीट दोनों रासायनिक संरचना और संगठन के आधार पर समान है। क्लियर, इनकी रासायनिक संरचना और संगठन समान होता है सील और सीट के। इसमें सिर्फ डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इनकी मोटाई की है, बस इसकी मोटाई की डिफरेंस है। सेम प्रकार का चट्टान सील के अंतर्गत होता है, सेम उसी प्रकार का चट्टान इसके अंतर्गत होता है।
और क्या समानता है, तो ये परतदार चट्टान के जो लेयर होता है उसके बीच में पाए जाते हैं। अगर परतदार चट्टान है, इसके बीच में जगह है और यहाँ पे जाकर लावा जम गया तो मोटाई ज़्यादा है तो क्या कहलाएगा, सील कहलाएगा। लेकिन वही जब मोटाई कम हो तब क्या कहलाएगा, तब ये सीट कहलाएगा। तो रासायनिक संरचना और संगठन समान है, या तो परतदार चट्टान हो सकते हैं या कायांतरित चट्टान हो सकते हैं, उनको परतों में जाकर जमा है, उनके समानांतर पैरेलल ये जाकर ठंडा हुआ है, तो सील कहलाएगा या सीट कहलाएगा। समानता क्या है, समानता यह है कि रासायनिक संरचना और संगठन समान है, या तो कायांतरित या परतदार चट्टान में पाएंगे, लेकिन बस इनमें अंतर है, इनकी चौड़ाई का अंतर है। हम कह सकते हैं ये 5 नंबर और ये 6 नंबर। 6 के बारे में हम देख चुके हैं। एक और लास्ट हम देख लेते हैं कि रासायनिक संरचना और संगठन के आधार पर सील और सीट के तरह ही जो है एक संरचना है, उसको बोलते हैं हम लोग डाइक। डाइक, ठीक है, ऐसे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये वाला जो संरचना है ये कहलाता है डाइक। ये असल में जब ज्वालामुखी लावा बाहर निकलने की कोशिश करता है और किसी ज्वालामुखी नली में ठंडा होकर रह जाता है, यदि ज्वालामुखी इस नली से निकल रहा है और इसमें ठंडा होकर ये जम गया तो ये पैरेलल है, लेकिन ये होगा तो ये ऊर्ध्वाधर दिशा में, सामान्यतः जो डाइक है ऊर्ध्वाधर दिशा में होता है और ज्वालामुखी नली में जम जाता है, और इसकी लंबाई जो होती है ये लंबा होता है, वर्टिकल होता है, तो वो कहलाता है डाइक। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन स्थलाकृतियों को समझ गए होंगे। स्थलाकृतियों के अंतर्गत हमने 2 प्रकार से बांट कर देखा था, एक्सट्रूसिव टोपोग्राफी, इंट्रूसिव टोपोग्राफी। एक्सट्रूसिव टोपोग्राफी के अंतर्गत 2 प्रकार से हमने इसको पढ़ा। एक जो है केंद्रीय उद्गार से निर्मित स्थलाकृतियों जो थी, और दूसरा जो था दरारी उद्गार से निर्मित स्थलाकृतियाँ थी। दरारी उद्गार से निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में हमने कल पढ़ा, जिसमें देखा महाद्वीपीय पठार या महाद्वीपीय महासागरीय क्रस्ट का निर्माण हो रहा है। आज के अंतर्गत यानी केंद्रीय उद्गार से निर्मित स्थलाकृतियों के अंतर्गत हमने देखा कि सामान्यतः जो बाहर की स्थलाकृतियां हैं जो ज्वालामुखी के द्वारा उनका निर्माण होता है वो शंकु के आकार की होती हैं, और शंकु में हम 4 प्रकार के शंकु को पढ़ें। शंकु का निर्माण सिंडर शंकु, कंपोजिट शंकु और पैरासाइटिक या अम्लीय शंकु, इसके बारे में हमने पढ़ा। और अंततः हमने अभियांत्रिक स्थलाकृति के बारे में, या लावा और मैग्मा सेम चीज़ है, एक ही चीज़ है। जब सतह पर आ जाता है तो लावा कहलाता है, और उसके द्वारा जो स्थलाकृतियों का निर्माण होगा एक्सट्रूसिव टोपोग्राफी कहलाएगा। अब जब वही लावा या गर्म गलित पदार्थ पृथ्वी के सतह के अंदर रहता है तो मैग्मा कहलाता है, और मैग्मा जब पृथ्वी के अंदर से जम जाए और उससे जिन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है वो कहलाएंगे इंट्रूसिव टोपोग्राफी। तो इंट्रूसिव टोपोग्राफी के अंतर्गत भी हमने देखा बैथोलिथ, लाइकोलिथ, लैपोलिथ, फैकोलिथ, सील, सीट और डाइक। तो ये चीज़ें जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आज तक हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम ओरोजेनी या पर्वत रचना पढ़ेंगे, और वहाँ से हम जियोमॉर्फोलॉजी को ख़त्म करेंगे। और आने वाले जो नेक्स्ट दूसरा क्लास होगा, सेकेंड क्लास होगा, उसके अंतर्गत हम क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।